कहानी की शुरुआत एक छोटे लड़के से होती है जो हाथ में छड़ी पकड़े हुए खुद को जादूगर बता रहा है। वह अपने दोस्त के साथ इधर उधर दौड़ता है और लड़की भी एक जादुई जानवर की तरह खेल में शामिल हो जाती है जिसे पीटा जाना है। अपनी नकली छड़ी उठाए हुए लड़का एक जोरदार प्रहार के लिए तैयार होता है, फिर बिना सोचे समझे छड़ी घुमाता है और सचमुच लड़की के सिर पर मार देता है। लड़की तुरंत प्रतिक्रिया करती है, उसे सच में चोट लगी है। लड़का इसे खेल का हिस्सा मानता है, जैसे जादूगरों का काम ही जानवरों को मारना होता है। इससे लड़की भी जादूगर बनने की बारी मांगती है, लेकिन वह उसे मना कर देता है। पास ही में एक बूढ़ा आदमी खड़ा होकर यह सब देखता रहता है। कुछ देर बाद बुजुर्ग लाबिस कहते हैं कि बच्चे ऊर्जा से भरे हुए हैं। उस सुबह दोनों बच्चे दौड़कर आते हैं और पूछते हैं कि जादूगर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, लेकिन लाबिस स्पष्ट कर देते हैं कि ऐसा नहीं होता। वह समझाते हैं कि सच्चे जादूगर मानव समाज के शीर्ष पर बैठते हैं, उनके पास वंशानुक्रम से विरासत में मिली शक्ति होती है और वे उन वंशानुगत उपहारों के माध्यम से नियंत्रण बनाए रखते हैं। इसी वजह से वह कहता है कि बच्चे सिर्फ चाहने से जादूगर नहीं बन जाएंगे। पास में खड़ा एक युवक इस दावे को चुनौती देता है। वह एक अफवाह का जिक्र करता है जो उसने सुनी थी और लेबिस उसे उत्सुकता से देखता है। युवक पूछता है कि क्या यह सच है कि इलाके में एक जादुई जानवर प्रकट हुआ है। लेबिस गंभीर नजर से इसकी पुष्टि करता है और ग्रामीणों में भय फैल जाता है। वह गांव के प्रवेश द्वार पर मिली चीज का वर्णन करता है, एक विशाल तेंदुए जैसा प्राणी जो छाया में लिपटा हुआ था। एक महिला जल्दी से अपनी डरी हुई बेटी को संभालती है और कहती है कि गांव का मुखिया पहले ही शहर जाकर एक जादूगर को वापस ले आया है। इससे भीड़ शांत हो जाती है। लोग यह मानने लगते हैं कि जानवर से जल्द ही निपटा जाएगा। माँ अभी भी अपनी बच्ची को चेतावनी देती है कि जब तक जंगल सुरक्षित न हो जाए तब तक वहां न जाए। लेबिस भी इस बात का समर्थन करता है और सबको चेतावनी देता है कि बिना जादूगर के जानवर का सामना करना लगभग असंभव है। वही युवक पूछता है कि क्या पूरे गांव ने यह खबर सुनी है, और लेबिस कहता है कि हाँ। फिर युवक एक खास लड़के के बारे में पूछता है, लेकिन लेबिस समझ नहीं पाता कि वह किसके बारे में पूछ रहा है। वह युवक स्पष्ट करता है कि वह ओरल हिल के लड़के के बारे में बात कर रहा है। दृश्य बदलता है और तुर्रान नाम का एक चरवाहा घास पर लेटा हुआ ऊब और खालीपन भरी निगाहों से ऊपर घूर रहा है। उसकी भेड़ें पास ही मंडरा रही है और वह अपनी पुरानी शिकायत में डूबा हुआ है। जीवन उसे नीरस और अर्थहीन लगता है। हर दिन उसे वही नजारा, वही रास्ता, वही काम दिखाई देता है जो बार बार दोहराया जाता है जब तक कि सब कुछ धुंधला न हो जाए। वह सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो शायद वह बोलना भी भूल जाए। अचानक एक तीखी आवाज उसे चौंका देती है और उसे बेचारा बच्चा कहती है। लेबिस के पास तुरान फिर से आता है, इस बात से चिढ़कर कि तुरिन पहले ही समय बर्बाद कर रहा है। तुरान पलटवार करते हुए शिकायत करता है कि बूढ़े आदमी की परछाई उसकी नींद खराब कर रही है। लाबिस उसे असभ्य कहता है और पूछता है कि क्या वह अभी भी पिछली घटना को लेकर दुखी है। वह पुराना घाव अभी भी ताजा है। तुरान को याद आता है कि तुरिन की मां की मृत्यु के बाद लाबिस ने उसकी भेड़ों को छीनने की कोशिश की थी। तब से तुरान को गांव के प्रति दयालु होने या अपनी संपत्ति बांटने की कोई इच्छा नहीं हुई है। वह लाबिस को चक्कर लगाना बंद करने और अपना असली मकसद बताने के लिए कहता है। लाबिस लड़के की इस हिम्मत पर भड़क उठता है, लेकिन तुरान टस से मस नहीं होता। वह लाबिस की आंखों में दृढ़ और स्थिर निगाहों से देखता है, पीछे हटने से इनकार कर देता है। बूढ़े ने पूरी चेतावनी दी और युवक आश्चर्य से सीधा बैठ गया। लाबिस ने उसे घर जितने बड़े तेंदुए की तरह पेश किया और दावा किया कि वह सीधे उसे चेतावनी देने आया था। लाबिस को इस बात से हैरानी होती है कि चरवाहा लगभग बिल्कुल भी भयभीत नहीं है। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह शांति कहाँ से आई है, फिर भी उसने उसे सावधान रहने को कहा। लाबिस ने जोर देकर कहा कि वह चिंता के कारण आया था। चरवाहे ने इसे झूठ बताया। उसने बूढ़े आदमी के मुंह पर यह बात उछालते हुए कहा, चिंता तो भेड़ों की है, उसकी नहीं। लाबिस गुस्से से भड़क उठा। चरवाहे ने उसे बीच में ही रोक दिया और कहा कि अगर उसे कुछ और नहीं कहना है तो वह चला जाए। उसने एक भद्दा अपमान भी किया, कहा कि बूढ़े आदमी की सांस इतनी बदबूदार है कि नाक सड़ सकती है। लाबिस गुस्से से उबलता हुआ चला गया। चरवाहा वही शांत बैठा रहा, अपनी एक भेड़ को ऐसे सहलाता रहा जैसे कुछ हुआ ही न हो। अकेले में पहुंचकर चरवाहे के विचार उस जानवर की ओर लौट गए। जादुई जानवरों को जादूगरों के पशु पक्ष के रूप में समझाया गया है, ऐसे जीव जो शक्तिशाली मनुष्यों की तरह ही माना का उपयोग कर सकते हैं। गांव में एक असली जादूगर के आने का विचार उसके मन में कुछ जगह देता है। उसे रोमांच महसूस होता है, यह सोचकर कि पहली बार उसे करीब से देखना कैसा होगा। साथ ही वह मान लेता है कि चूंकि बुलावा एक गरीब दूरदराज के गांव से आया है, इसलिए जादूगर कोई खास नहीं होगा। फिर भी जिज्ञासा उसे सताती है। वह सोचता है कि वह जादूगर कितना शक्तिशाली होगा। तभी एक अजीब सी गंध हवा में फैलती है और
और उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। उसका शरीर उसके दिमाग के पूरी तरह समझने से पहले ही प्रतिक्रिया करता है। गंध कुछ अजीब सी लगती है, इतनी तीखी कि उसकी धड़कन तेज हो जाती है। वह इसे तुरंत पहचान लेता है। वह आकाश की ओर देखता है और उसे एक चेतावनी की तरह ग्रहण करता है जो उसके खून में उतर जाती है। जैसे ही शाम ढलती है वह फैसला लेता है और उस गंध का पीछा करते हुए जंगल में जाता है, यह पता लगाने के लिए कि क्या हुआ था। वह सावधानी से कच्ची पगडंडी पर चलता है, पेड़ों के बीच से निशान का पीछा करता है। हर कदम उसे पुष्टि करता है कि वह सही रास्ते पर जा रहा है। जैसे जैसे वह अंदर जाता है गंध और भी गाढ़ी होती जाती है, हर सांस के साथ और भी भारी होती जाती है, जब तक कि कहानी उसे ऐसा महसूस होने लगता है जैसे कोई चीज उसके मुंह के अंदर चिपक गई हो। फिर वह एकदम रुक जाता है। आगे उसे लाबिस और अन्य ग्रामीण एक क्रूर हमले में बुरी तरह घायल होकर जमीन पर पड़े मिलते हैं। चरवाहे का दिल बैठ जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस गंध का स्रोत खुद लाबिस होगा। वह नुकसान का जायजा लेता है और उसे साफ दिखाई देता है कोई सामान्य जंगली जानवर ऐसा नहीं कर सकता। घाव, ताकत, तबाही सब एक ही बात की ओर इशारा करते हैं। यह किसी जादुई जानवर का काम था, किसी आम शिकारी का नहीं। एक अजीब सी आवाज सन्नाटे को चीर देती है। चरवाहा तुरंत सतर्क हो जाता है। अंधेरे से एक विशाल पंजा आगे बढ़ता है। उसके पंजे लंबे और नुकीले हैं। वह धीरे धीरे चलता है जैसे जानता हो कि यह जगह उसी की है। उसके बाद एक विशाल काला प्राणी बाहर निकलता है। उसका आकार भारी और अजीब है। उसकी मौजूदगी से आसपास की हवा दहला देने वाली है। जादुई जानवर पूरी तरह से प्रकट होता है। युवा चरवाहे के सामने खड़ा होता है। ठीक उसी क्षण कहानी वापस उस छोटे लड़के पर लौट आती है जो अब पूछ रहा है कि वे जानवर वास्तव में कितने शक्तिशाली होते हैं। उसके पिता समझाते हैं कि एक सामान्य वयस्क उनके सामने टिक नहीं पाएगा, एक पल के लिए भी नहीं। लड़का बेचैन हो जाता है और पूछता है कि गांव का क्या होगा। उसके पिता उसे दिलासा देते हुए कहते हैं कि मुखिया पहले ही एक जादूगर को बुलाकर लाए हैं ताकि वह इससे निपट सके। लेकिन इस जवाब से लड़के को पूरी तरह राहत नहीं मिलती। वह तनाव और डर से पूछता है कि क्या कोई जादूगर सच में उस राक्षस को हरा सकता है। पिता इसकी पुष्टि करते हुए बताते हैं कि जादूगर जन्म से ही जादुई शक्तियों वाले दुर्लभ लोग होते हैं जो एक शब्द से ही किसी जादुई जानवर को वश में कर सकते हैं। दृश्य जंगल में लौटता है। चरवाहा उस प्राणी का सामना करता है बिना किसी डर के। वह एक छोटा सा आदेश देता है, उसे गिरने को कहता है। कोई अदृश्य चीज जानवर से टकराती है। वह ऐसे झटका खाता है जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे मारा हो। उसके शरीर के साथ जो हुआ उससे वह भ्रमित था। उसी समय युवक का शरीर चमकने लगता है। उसके शरीर से गर्मी की तरह एक घना लाल आभा निकलती है। वह अपना सिर सहलाता है, यह महसूस करते हुए कि उसका पहला विचार वैसा नहीं रहा जैसा उसने सोचा था। जानवर इस मौके का फायदा उठाता है, दहाड़ता है और भयंकर क्रोध के साथ उस पर टूट पड़ता है। चरवाहा घबराता नहीं है। वह एक और वार करता है। एक आदेश, उस विशालकाय जीव को रुकने का निर्देश। पलक झपकते ही एक अजीब शक्ति उस राक्षस को चीरती हुई निकल पड़ी, मानो हवा ही तलवार बन गई हो। यह देखकर वह चौंक गया। उसे एहसास हुआ कि चाहकर भी वह इस प्रहार को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता। फिर भी वह जानवर हार मानने को तैयार नहीं था। उसका शरीर प्रकाश से जगमगा उठा और खुद को फिर से जोड़ लिया, मानो उसके सामने ही ठीक हो गया हो, मानो कोई क्षति हुई ही न हो। एक और जोरदार दहाड़ के साथ उसने साबित कर दिया कि वह अभी खत्म नहीं हुआ है। उसने फिर से हमला किया। चरवाहे को कुचले जाने से बचने के लिए पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। उसका पहला प्रयास विफल हो गया था, इसलिए उसने समय बर्बाद किए बिना रणनीति बदल दी। वह नीचे झुका, एक छोटा पत्थर उठाया और उसे अपनी हथेली में इस तरह जकड़ लिया जैसे वह हथियार से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो। उसने अपनी पकड़ मजबूत की और गुलेल तैयार की। एक चरवाहे की तरह लड़ने का फैसला करते हुए राक्षस ने एक और वार करने के लिए हमला किया। युवक ने पत्थर में जादू डाला और उसे और सख्त होने का आदेश दिया। उसने गुलेल को घुमाना शुरू किया और गति बढ़ा दी। उसकी आंखें एक तेज सुनहरी चमक से जगमगा उठी। उसका ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है। वह फिर से धक्का देता है, पत्थर को और तेज होने का आदेश देता है और वह तब तक और तेजी से घूमता है जब तक कि पट्टा जोर से बजने न लगे। वह अपने पैर जमाता है, पूरे शरीर को कसता है और अपनी पूरी ताकत से पत्थर फेंकता है। फिर वह अंतिम आदेश देता है, पत्थर को अपने लक्ष्य को भेदने के लिए कहता है। पत्थर गोली की तरह निकलता है, नीली ऊर्जा से चमकता हुआ। यह सीधी रेखा में हवा को चीरता
उड़ता हुआ राक्षस के सिर पर जा लगता है, इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर सके। पेड़ों में एक घना लाल कोहरा छा जाता है। पत्थर धीमा नहीं होता, एक मुक्का सीधा आर पार हो जाता है और उड़ता हुआ शरीर के पीछे से ऐसे गायब हो जाता है जैसे वह जानवर कागज का बना हो। सिर में छेद होने से वह विशालकाय जीव गिर पड़ता है, अंततः मर जाता है। दृश्य थोड़ा पीछे जाता है और दिखाता है कि वह जानवर अभी भी अंतिम हमले के लिए आगे की ओर छलांग लगा रहा है। चरवाहे का निशाना पहले से ही साधा हुआ है, शांत और आश्वस्त, जवाबी हमले के लिए तैयार। पत्थर फिर से गिरे हुए विशालकाय की ओर सीधे सिर की ओर उड़ता है। वह सटीक प्रहार करता है, भारी क्षति पहुंचाता है, बिना किसी प्रयास के आर पार हो जाता है और अपने रास्ते पर आगे बढ़ जाता है। उसके पीछे मृत शरीर के गिरने पर भी वह हिलता नहीं है। वह सोचता है कि उसने पहली बार किसी जादुई जानवर पर अपनी शक्ति का प्रयोग किया था। वह लाश को देखता है और सोचता है कि इसका क्या करे, यहाँ तक कि इसे किसी चट्टान से नीचे फेंकने का भी विचार करता है ताकि इससे छुटकारा मिल जाए। उसे गुस्सा आता है और वह शिकायत करता है कि अंत में उसने ग्रामीणों का ही भला